बढ़ रहे हैं। अब धीरे धीरे क्या होगा कि ये रिलीजन जो होंगे, ठीक है, इनको फिर अच्छे से लोग समझने लग जाएंगे। ठीक है, इन रिलीजन्स को अच्छे से लोग समझने लग जाएंगे और समझने के बाद इसके अंदर से फिलोसफी निकालने लग जाएंगे। तो मतलब लेटर वैदिक के तक आते आते इन रिलीजन्स के अंदर, इन वेद के अंदर और बहुत सारे और भी जो वैदिक टेक्स्ट हुए थे उस वक्त, ठीक है, तो उन टेक्स्ट के अंदर से क्या हो जाएगा, उन टेक्स्ट के अंदर से ये चीजें निकलने लग जाएगी। देयर सर्टेन थ्योरीज, कॉन्सेप्ट्स, ये सब चीजें निकलने लग जाएंगी, कॉन्सेप्ट्स, आइडियाज। ठीक है, जो हमने बोला था कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, कि सोल का नेचर क्या है, राइट, ये सब चीजें निकलने लग जाएंगे। और जब इन वैदिक टेक्स्ट को पढ़कर लोग ये समझने लग जाएंगे कि भाई फिलोसफी क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, तो उस फिलोसफी को बोला जाएगा वैदिक फिलोसफी। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो यहां पर इस तरह की चीजें यहां पर होने लगेंगी। हाँ, तो लेटर वैदिक आते आते आप देखेंगे तो वैदिक फिलोसफी की तरफ समाज के अंदर कॉन्सेप्ट डेवलप होने लग जाएंगे। पहले सब रिचुअल्स होते थे, वो सब मेटेरियलिस्टिक गेन के लिए होते थे, स्पिरिचुअल डायमेंशन के लिए नहीं होते थे। यहाँ पर स्पिरिचुअल डायमेंशन यहाँ पर होने लग गई। अब होता कैसे है एग्जैक्टली मैं आपको इसके अंदर बताता हूँ, पहले ये समझिए। इट वॉज ड्यूरिंग द लेटर वैदिक पीरियड दैट डेफिनेट आइडियाज और फिलोसफीज आने लग गई अबाउट द ट्रू नेचर ऑफ सोल्स और आत्मा एंड कॉस्मिक प्रिंसिपल्स। और ब्राह्मण ब्रह्म जो होता है ना, ब्राह्मण नहीं है, ब्रह्म है, ब्रह्म, है ना, ब्राह्मण को ब्रह्म को लिखते ऐसे ही है कि ऐसा ना, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, वो वाला ब्रह्म है कि यूनिवर्स के अंदर कोई रियलिटी है, ब्रह्म, है ना, जिसको हम गॉड को मान लें, उसको गॉड से क्रिएट कर ले, तो एक क्रिएटर जो है, जो गॉड है, सस्टेनर जो है, उस तरह का जो है ब्रह्म, हु रिप्रेजेंटेड द अल्टीमेट रियलिटीज वर डिवॉल्व, वर्ड डेवलप्ड। तो ये वही वाले कॉन्सेप्ट आ जाएंगे, एक भ्रम का कॉन्सेप्ट आने लग जाएगा कि इस संसार के अंदर एक ही रियलिटी दैट इज नोन एज भ्रम। वो आगे चलकर अपन पढ़ेंगे, ठीक है। इस संसार के अंदर सोल का क्या नेचर है, ऐसा समझ लग जाएगा। कुछ डेफिनेट आइडियाज, कुछ फिलोसफीज, कुछ लोग बोलेंगे कि भाई इन फिलोसफीज के बेसिस पे हमारी चीजें बनने लगेगी। इस तरह की कुछ चीजें यहाँ पर आने लग जाएंगी, ठीक है। और वैदिक फिलोसफी कंसेप्ट को जो अगर हम बताएंगे तो लास्ट आगे चलकर वो डिफरेंट डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। और इस तरह से हमको एक 6 स्कूल ऑफ थॉट्स मिलेंगे, 6 स्कूल ऑफ थॉट्स, क्योंकि वैदिक स्कूल्स के अंदर 6 स्कूल ऑफ थॉट मिलेंगे, थॉट्स। और जिसको बोलते हैं षड दर्शन, है ना, स्कूल ऑफ थॉट का मतलब दर्शन। फिलोसफी को क्या बोलते हैं, दर्शन शास्त्र। तो इस तरह से हमको वैदिक फिलोसफी के अंदर 6 दर्शन बनेंगे। अभी हम सब भूमिका बता रहे हैं, अभी तो कुछ बताया नहीं है, अभी धीरे धीरे हम इसको समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो दर्शन मिले और इन दर्शन को, षड दर्शन को स्कूल ऑफ थॉट्स कहा गया। और इन स्कूल ऑफ थॉट्स के अंदर डिफरेंट डिफरेंट दर्शन थे। जैसे कि हम बात करें, सांख्या एक फिलोसफी हुई, सांख्या फिलोसफी। तो ये वैदिक रिलीजन से रिलेटेड फिलोसफीज है, ठीक है, सांख्या फिलोसफी। फिर योगा एक फिलोसफी हुई, योगा, जो अपन देखते हैं इसके अंदर, जिसके अंदर पतंजलि योगा वाली फिलोसफी इसके अंदर डेवलप हुई। न्याय फिलोसफी डेवलप हुई, अक्षयपाद की फिलोसफी, न्याय फिलोसफी, ठीक है। वैशेषिक फिलोसफी डेवलप हुई, वैशेषिका फिलोसफी, समझ में आ रहा है। इसी तरह से हम देखेंगे वेदांता फिलोसफी डेवलप हुई, वेदांता। मीमांसा फिलोसफी डेवलप हुई। इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट फिलोसफी डेवलप हुई, है ना। अगर आप देखेंगे ना, ऑप्शनल का पेपर उठा के देखेंगे, फिलोसफी के ऑप्शनल का पेपर, तो ये जो 6 स्कूल ऑफ थॉट्स है वो पेपर 1 के अंदर आ रहे हैं। इसके अलावा भी और है, बुद्धिज्म को एक थॉट माना है, जैनिज्म को एक थॉट माना है, अरविंदो को एक थॉट माना है, चारवाक को एक थॉट माना है, इसके अलावा 4 थॉट और है। तो ये 10 थॉट जो है पेपर 1 बनाते हैं फिलोसफी का। समझ में आ रहा है। जब फिलोसफी ऑप्शन लेते हैं तो उनको सांख्य, योगा, न्याय, वैशेषिक, वेदांता, मीमांसा, और यहाँ पर अगर हम देखें चारवाक, बुद्ध, जैन, और एक अरबिंदो जो फिलोसफी है, ये सब मिलकर क्या करते हैं, ये सब मिलकर पेपर 1 बनाते हैं। अब ये पेपर 1 बनाने के लिए मेरे को कम से कम नहीं तो 35 से 40 क्लासेस चाहिए होती है ना। और हम इन सब चीजों को 2 क्लासेस के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो आप ये समझिए कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जनरल स्टडी के पर्सपेक्टिव से आपको यहाँ पर बताया जा रहा है। पर मैं कोशिश करूंगा कि सारे कॉन्सेप्ट्स आपको समझा सकूं, इन फिलोसफीज के जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो मैं आपको यहाँ पर समझा सकूं, ठीक है। तो ये इंडियन फिलोसफी का भाग है कुछ, ठीक है, वो हम आपको बता रहे हैं वैदिक फिलोसफी के अंदर से। इससे क्वेश्चंस, बहुत अच्छे क्वेश्चंस बन सकते हैं इससे, ठीक है। और आए भी हैं प्रीलिम्स के अंदर, टेस्ट सीरीज में भी आप देखेंगे तो उनसे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे। पर इनके ऊपर क्वेश्चंस जो बनेंगे वो सारे के सारे कंसेप्चुअल बनेंगे। ऐसा नहीं बोलेंगे कि भाई सांख्य फिलोसफी कब पैदा हुई थी, ठीक है, कि कौन, किसने करा था, कपिल मुनि कौन थे, इस तरह की बात नहीं करेंगे।
कपिल मुनि के पापा का नाम क्या था, इस तरह का बात नहीं करेंगे। इसके अंदर सारे कंसेप्चुअल डायमेंशन है, पर मैं आपको सब कुछ बताऊंगा इसके अंदर, डोंट वरी अबाउट दिस वन, कि ये सारी फिलोसफीज मैं आपको समझाऊंगा। पर उससे पहले उस इन फिलोसफीज को समझाने से पहले तुमको एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा, दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ सोल, है ना। वो कॉन्सेप्ट ऑफ सोल मैं अभी आपको बताने, तो आप ये समझिए, ये जो है बहुत ही टेक्निकल पार्ट हम पढ़ रहे हैं, इसका रिलीजन का बहुत ज्यादा टेक्निकल पार्ट पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर से फिलोसफिकल डायमेंशंस के अंदर से जो कोर कॉन्सेप्ट्स हैं वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इसमें बहुत मजा भी आने वाला है आपको, अच्छा भी लगने वाला है बहुत, कि आपको समझ में आएगा कि हाँ ये चीजें होती हैं इस तरह से। पर अल्टीमेटली ये मत समझ लेना कि सारी नॉलेज तुमको आ गई है, ठीक है, कि नॉलेज तो कहीं और ही है, ठीक है। वो तो वह फिर हम ऑप्शनल के अंदर पढ़ाते हैं इन हर एक का, जैसे न्याय फिलोसफी पढ़ाते हैं, जब 4 से 5 क्लासेस के अंदर न्याय फिलोसफी होता है, वेदांता में तो बहुत क्लासेस लगती है, ठीक है, जब जाकर समझ में आता है। वैशेषिक फिलोसफी होगा, तो इन सबको मैं समराइज कर रहा हूँ सिर्फ आपको 2 दिन के अंदर, ठीक है। तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, प्लीज कॉपरेट, और प्लीज ट्राई टू आस्क क्वेश्चंस, अगर आपको कोई भी आते हैं तो आप क्वेश्चंस पूछिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए, इसको समझाने से पहले मैं तुमको एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ, कि देखिए क्या होता है कि भाई, जब यहाँ पर आप देखेंगे कि वैदिक टेक्स्ट जो है, वैदिक टेक्स्ट, अब इसके अंदर है ना, वैदिक टेक्स्ट के अंदर वेद और उस टाइम पर जो टेक्स्ट लिखे गए ना, इनके अंदर अपार नॉलेज है, ठीक है, अल्टीमेट नॉलेज ही नॉलेज इसके अंदर भरी पड़ी। पर इस नॉलेज का हर पर्सन अलग तरीके से अपना इंटरप्रिटेशन कर सकता है, ठीक है। और ये वैदिक टेक्स्ट पहले एक पर्टिकुलर संस्कृत लैंग्वेज के अंदर आपको मिलेंगे, ठीक है। अगर अपन हम अपने वेद देखेंगे, वो भी एक संस्कृत लैंग्वेज के अंदर पर्टिकुलर उसके अंदर डायमेंशन में लिखे हुए हैं, राइट। और उसमें क्या होता है, आप देखेंगे वैदिक टेक्स्ट के अंदर एक श्लोक लिखा होता है, और फिर श्लोक का अर्थ होता है। अब उस अर्थ के मैं तुमको 10 मीनिंग बता दूं किसी भी श्लोक के, ठीक है, वो तो मेरे जैसा आदमी है ना, और जो पढ़े लिखे आदमी जो उसके ऊपर रिसर्च ही कर रहे हैं, वो आदमी जो होंगे वो तो पता नहीं कितने मीनिंग्स निकाल सकते हैं। पर यहाँ पर ये वैदिक टेक्स्ट जो है ना, ये बड़ा ही कॉम्प्लेक्स टेक्स्ट है ना, कहने की कोशिश हम ये कर रहे हैं कि इसके अंदर, इस वैदिक टेक्स्ट के अंदर पूरा अपार नॉलेज है। अगर आप देखेंगे पूरे ब्रह्मांड की नॉलेज है इसके अंदर वैदिक टेक्स्ट में भरी हुई है। और इन वैदिक टेक्स्ट को अगर हम पढ़ लें और इनको अगर हम समझ लें अच्छे से, तो काफी जो कॉन्सेप्ट्स हैं ब्रह्मांड के भी क्लियर हो सकते हैं, और काफी कॉन्सेप्ट सोसाइटी से रिलेटेड और डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशन से। पर यह है कि ये बड़ा ही कॉम्प्लेक्स है, एक तरह से ये बहुत कॉम्प्लेक्स किताब है, ऐसे समझो। इसको पढ़ना हर एक के बस की बात नहीं है। तो क्या करें, कुछ लोग आए जिनको बोला गया ब्राह्मण्स, है ना, अभी कास्ट से मत ले जाना प्लीज, है ना। ब्राह्मण्स, ब्राह्मण्स मतलब कुछ ऐसे लोग जो कि इनके ऊपर रिसर्च करेंगे वैदिक टेक्स्ट, जैसे हमारे यहाँ पे पीएचडी स्कॉलर्स होते हैं ना, वो लोग उनके वैदिक टेक्स्ट के ऊपर कि भाई इसका मतलब ये होगा, ये होगा, इसका अर्थ ही समझेंगे, इसके ऊपर रिसर्च वर्क करेंगे, और इसको ये सिंपल टेक्स्ट के अंदर कन्वर्ट करेंगे, सिंपल भाषा के अंदर लोगों को बताएंगे, समझ में आ रहा है? तो ये कॉम्प्लेक्स टेक्स्ट है, ऐसे समझो, उसको जो कर रहा है, कन्वर्ट कर रहा है इस स्टेज को हम बोल रहे हैं ब्राह्मणास। ये स्टेज है एक तरह से देखिए, जिसमें कुछ लोग बैठकर इसको समझ रहे हैं, और इसको समझकर फिर इसको सिंपल टेक्स्ट के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको कुछ पढ़ाया, कुछ मान लीजिए कोई कॉम्प्लेक्स टॉपिक था, वो मैंने आपको पढ़ा है सिंपल करके, तो ये वाली जो जब मैं पढ़ा रहा हूं आपको, जब ये समझा रहा हूं, तो वो ब्राह्मणास वाली स्टेज है। अब ब्राह्मणास ने जब ये चीज बताई लोगों को, तो लोगों ने पढ़ी, अब लोगों को समझ में आ रही है चीजें, तो लोग क्या करेंगे फिर इसके बाद, क्या करते हो आप, जब मैं आपको कुछ बता देता हूं तो घर पे जाके सेल्फ स्टडी करते हो, तो वहां के लोग भी सेल्फ स्टडी करें। पर यहां पर देखो कि वहां के लोगों के सेल्फ स्टडी करने के लिए ऐसा नहीं होगा लाइब्रेरी में जाते हो जैसे आप लोग, वहां की लाइब्रेरी थी जंगल में, शांति से जाकर बैठकर और चीजों को पढ़े पढ़े, और वहां पर वो अपने अपने नोट्स बनाए, सेल्फ नोट्स। इस स्टेज को बोला गया अरण्य का, अरण्यकाश। और यहाँ पे जो भी टेक्स्ट बने उसको अरण्यकाश बोला, ठीक है। अरण्यकाश का मतलब क्या है, अरण्य, अरण्य का मतलब क्या है, जंगल। जंगल में जाकर शांति से आराम से आदमी पढ़ेगा, मगन होकर सोच रहा है, सेल्फ स्टडी कर रहा है, डिस्कशन करके नहीं कर रहा, खुद जा रहा है आराम से एकांत के अंदर, जैसे आप लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ते हो वैसे वो जंगल में जाकर पढ़ रहे हैं। और यहाँ से जो भी टेक्स्ट अपन को मिलेंगे, दैट इज नोन एज अरण्य। ब्राह्मणास वो टेक्स्ट है जो कि सिंपल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट है, वो स्टेज मान लो आप, ये स्टेज इसका से। फिर इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद ये सब लोग वापस आए जंगल में से, सब लोग पढ़कर आए कि भाई हमने ये समझा, हमने ये समझा, और क्या करे, अपने टीचर के पास गए और टीचर से बोले साहब एक डिस्कशन करवा देते, ग्रुप डिस्कशन, तो मजा आ जाता, है ना। तो टीचर ने कहा ठीक है भाई, मैं यहाँ पर बैठ जाता हूँ, तुम लोग बैठकर यहाँ पर डिस्कशन करो।
और इस डिस्कशन को, है ना, इस डिस्कशन को बोला गया उपनिषद। उपनिषद, इस डिस्कशन में जो भी बात हुई वो उपनिषद के अंदर लिखने लग गए, और उस टेक्स्ट को बोला गया उपनिषद। आई होप यू आर गेटिंग दिस वन। उस टेक्स्ट को बोला गया उपनिषद। तो उपनिषद के अंदर जो भी नॉलेज है वो अल्टीमेटली आ तो वैदिक टेक्स्ट से रही है। ठीक है, ब्राह्मणास ने उनको सिंपल करा, सिंपल करके आम आदमी को समझ में आने लग गया, आम आदमी उसको सेल्फ स्टडी करके उसको समझने लग गया, और समझकर फिर वो यहाँ पर आया और यहाँ पर डिस्कस करेगा। और तो उपनिषद के अंदर जो भी होगा ना वो डिस्कशन फॉर्म में। उपनिषद का मतलब ये होता है टू सिट नियर, उपनिषद, उपनिषद, ठीक है, टू सिट नियर, है ना, नी का मतलब नियर, उपनिषद का मतलब क्या है, उप का मतलब है टू, कि किसी के पास में बैठना, उपनिषद का मतलब है टू सिट नियर द टीचर। और टीचर के पास में बैठकर उन्होंने कहा कि साहब हमको डिस्कशन चाहिए, उन्होंने कहा टीचर के फॉर्म के अंदर डिस्कशन करा। और यहां पर इस तरह के डिस्कशन फॉर्म के अंदर ही उपनिषद, अगर आपने कभी देखा हो तो डिस्कशन फॉर्म के अंदर ही गुरु का शिष्य से संवाद हो रहा है, शिष्य का शिष्य से हो रहा है, माँ का पिता से हो रहा है, पिता का पुत्र से हो रहा है, इस तरह के संवाद उपनिषद। अब ये सारी डायमेंशंस जब उन्होंने चीजें करी, ठीक है, तो उसके अंदर बहुत सारे कंक्लूजन निकले। वन ऑफ द कंक्लूजन इज दैट, एक कंक्लूजन जो होगा, दैट विल बी अ सोल। सोल का नेचर कैसा है? यस अभिषेक प्लीज। सर एक बार ये मतलब अरण्यकाश और ये ब्रह्मांड ब्रह्मन जो ब्रह्मंस वाला आपने बताया था इसका डिफरेंस बता दीजिए एक बार फिर से। ब्राह्मण्स वो हैं जो कि इस चीज को क्या कर रहे हैं, वैदिक टेक्स्ट को पढ़कर सिंपल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है। समझ में आ रहा है? और ब्राह्मण्स जो है वो क्या है, जो ब्राह्मण होता है, ब्राह्मण क्या करता है, जिसको इन सब के बारे में नॉलेज है ना, अगर हम बात करें, और वो दूसरों को बता रहा है ना, बताया, जैसे मैं हूं, तो मैं जब तुमको पढ़ा रहा हूं तो ये स्टेज है ब्रह्मणास। समझ में आ रहा है? सिंपल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर रहा हूँ, रिलीजन को सिंपल फॉर्म के अंदर मैंने कन्वर्ट कर दिया। तुम बुक से पढ़ते, बुक मान लो तुम्हारा वैदिक टेक्स्ट है, समझ में आ गया अभिषेक? हाँ सर। अब तुम जब सेल्फ स्टडी करोगे वो अरण्यकाल, और सेल्फ स्टडी के बाद मान लो मैं तुमको डिस्कशन करवा दूं, सबको बिठा करके डिस्कशन करते हैं, और उससे जो कंक्लूजन निकल कर आएंगे वो उपनिषद के अंदर लिख रखे हैं, वो डिस्कशन के डिस्कशन उपनिषद के अंदर लिख रखे हैं अभिषेक, ठीक है सर, समझ गया। है ना। और इन सब डिस्कशन से बहुत सारे कंक्लूजन आएंगे। वन ऑफ द बिगेस्ट कंक्लूजन वाज द सोल, आत्मा। ठीक है, आने लग गए, मजे आने लग गए रिलीजन में, है ना। अभी देखना, अभी बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा ये, पढ़ाई करो तो इंटरेस्टिंग मैनर के अंदर करो, जब सब कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आराम से इंटरेस्ट बनने लगेगा। और बोला गया कि देयर इज, सोल को एक डेफिनेशन देगी कि सोल एक ऐसी एंटिटी है साहब, एक एंटिटी है जो कि क्या है, एब्सोल्यूट है। एब्सोल्यूट है मतलब इसके ऊपर कुछ नहीं है, एब्सोल्यूट है। ऐसा नहीं कि जैसे मान लीजिए मैं बात करूं तुमको, जैसे कि ये लाइन है, जैसे ये लाइन खींच दूं मैं तुमको, ठीक है, इस लाइन को कहूं कि ये लाइन बड़ी है, तो बोले नहीं सर ये लाइन तो छोटी है, ये आपने बड़ी लाइन खींच दी। तो मैं कहूंगा ये लाइन जो है ना रिलेटिवली बड़ी है ना, रिलेटिवली बड़ी, तो मतलब इसके, इससे किसी को कंपेयर कर सकते हैं, है ना, रिलेटिवली इससे बड़ा हो सकता है, कुछ छोटा हो सकता है। रिलेटिव का मतलब ये। एब्सोल्यूट का मतलब क्या है? एब्सोल्यूट का मतलब इससे ऊपर कुछ नहीं। तो सोल को एक एंटिटी माना गया जो कि क्या है, दैट इज एब्सोल्यूट, है ना, उस डिस्कशन फॉर्म के अंदर है रितिका, है ना, वो वेदा में था, उससे जो नॉलेज गेन करी। अब नॉलेज गेन करते 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 चीजें चेंज हो रही हैं, समझ कर देखो, है ना, कि भाई तुमने कुछ पढ़ाया, मैंने कुछ पढ़ा, आपस में डिस्कशन हुआ, वो सब चीजें, उसके अंदर कुछ एडिशन हुआ, कुछ सब्ट्रैक्शन हुआ, पर आया सब कुछ वैदिक नॉलेज से ही है। समझ में आ रहा है? तो यहां पर ये समझो कि इससे फिर ऑर्थोडॉक्स सिस्टम एक डेवलप होगा, ऑर्थोडॉक्स सिस्टम। और यहाँ पे ऑर्थोडॉक्स सिस्टम के अंदर बोला गया है कि सोल एक एंटिटी है, कि हमने सारी किताबें पढ़ी, सब कुछ डिस्कशन करा, सबने एक चीज मानी, ये जो है ये कंक्लूजन निकला ऑर्थोडॉक्स सेक्ट का, और ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग का, और वैदिक डायमेंशन का, वैदिक फिलोसफी का ये डायमेंशन निकला कि जिसको हम ट्रेडिशनल थॉट भी बोलते हैं, कि सोल एक एंटिटी जो कि एब्सोल्यूट है, जो कि फ्री है, बंधी हुई नहीं है, किसी से बॉन्डेज नहीं, जो कि क्या है, इंडिपेंडेंट है, जो कि क्या है, परमानेंट है, परमानेंट, जो कि क्या है, वन है, जो कि क्या है, इटर्नल है। ऐसी एक एंटिटी, दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज सोल। तो आओ भाई, अब हम क्या करते हैं, हम इस सोल को के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। आओ अब हम कॉन्सेप्ट्स बनाते हैं कि भाई ये सोल कैसी है, इस संसार के अंदर कितनी रियलिटी है, सोल का नेचर क्या होगा, इसके कॉन्सेप्ट्स हम इसके अंदर बनाते हैं। समझ रहे हैं? तो फिलोसफी में
अगर हम देखें तो फिलोसफी के अंदर ज्यादातर, मेनली फिलोसफी के अंदर, अगर न्याय फिलोसफी को हम छोड़ भी दें तो सारी फिलोसफी कोई भगवान को नहीं ढूंढ रही है, सोल के बारे में बात कर रही है। कोई सोल को पुरुष बोल देता है, कोई सोल को चित्त बोल देता है, योगा फिलोसफी चित्त बोल देगी, ये सांख्य फिलोसफी पुरुष बोल देगी। समझ में आ रहा है? तो उसके बारे में बात है। और ये जो सारे स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, इन्होंने कोई कोई डायमेंशंस को एक्सप्लेन कर रखा है। जैसे कि हम बात करें, वेदांता जो एक्सप्लेन करेगी, वेदांता के अंदर आचार्य शंकर जो एक्सप्लेन करेंगे आपको, दैट इज कि मोनोइज्म क्या होता है। ठीक है, सांख्य फिलोसफी, ये सब चीजें समझ में आ जाएंगी तुमको। अभी थोड़ा सा लग रहा होगा अभी तो, क्योंकि मैं तुमको बेस ही बता रहा हूँ, तो कुछ कुछ टर्म्स यूज करना। सांख्य फिलोसफी ये समझाएगी तुम्हें कि ड्यूअलिज्म क्या होता है। देखो, दोनों अलग अलग थॉट है, पर अलग अलग थॉट को इस तरह से समझा रहा है। समझ में आ रहा है? तो सांख्य फिलोसफी समझाएगी, ये फिलोसफी समझाएगी, न्याय फिलोसफी समझाएगी कि सोर्स ऑफ नॉलेज क्या है, सोर्स ऑफ नॉलेज कितने होते हैं, ये सब चीजें समझाएगी। समझ में आ रहा है? तो हर फिलोसफी कुछ कुछ डायमेंशंस को लेकर बैठी है, उन डायमेंशन को समझाए। जैसे एक ने मोनिज्म समझा दिया, जैसे चारवाक है, उसने मेटेरियलिज्म समझा देगा तुमको, मेटेरियलिज्म क्या होता है। चारवाक भी पढ़ना होगा हमको। बुद्ध जो होंगे वो बता देंगे कि भाई अटैचमेंट और डिटैचमेंट, ये पर ये वैदिक फिलोसफी नहीं है, हेटेरोडॉक्स है। जैन कुछ और बताएंगे। तो हर फिलोसफी कुछ ना कुछ बातें तुमको बता के जाएगी, कुछ ना कुछ एक थीम पकड़ के चीजों को बना के चलेगी। अभी जब हम पढ़ेंगे तब तुमको चीजें समझ में आने लगेगी। समझ में आ रहा है? आई होप दिस इज क्लियर, यहाँ तक सबको क्लियर है। तो लेटर वैदिक पीरियड के अंदर हमको बहुत सारी फिलोसफी लिखी भी जाएंगी, ठीक है, और बहुत सारी फिलोसफी जो पहले वाली फिलोसफी उनको इंटरप्रेट भी किया जाएगा, और इन सबको लेकर हम चलेंगे, और इस तरह से वैदिक फिलोसफी का जो होगा कंसेप्चुअल डायमेंशन जो होगा वो अपन को पता चलेगा। देखिए, दिस Vedic philosophy, ये अगर हम देखें, it was during the later Vedic period that the definite ideas and philosophies about the true nature of the soul or Atma and cosmic principle or Brahm was represented the ultimate reality। ब्रह्म जिसको ultimate reality बोल रहे हैं, बताएंगे अब इसका क्या है। What evolved, ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट इवॉल्व होने लगे। ठीक है, दिस वैदिक फिलोसफी कॉन्सेप्ट लेटर ऑन, ठीक है, लेटर ऑन अगर हम देंगे, गेव राइज टू द 6 डिफरेंट स्कूल ऑफ फिलोसफी, जिसको बोलेंगे षड दर्शन। दे फॉल इन द कैटेगरी ऑफ द ऑर्थोडॉक्स सिस्टम। ऑर्थोडॉक्स बोल लो, ट्रेडिशनल बोल लो, ये सिस्टम जो होगा। और इसके अंदर एज द फाइनल अथॉरिटी ऑफ वेदास रिकॉग्नाइज बाय ऑल द सिस्टम, सब जो वेद की जो फाइनल अथॉरिटी है उन्होंने इसको माना, दैट इज सोल को सबने वही डेफिनेशन बनाई जो मैंने आपको बताई। ठीक है, अब इससे जब है ना, अब देखो ये हो गया ऑर्थोडॉक्स सेक्ट, दिस इज नोन एज ऑर्थोडॉक्स सेक्ट, जो कि जो कंक्लूजन है उसको मान रहा है। जैसे वन ऑफ द बिगेस्ट कंक्लूजन इज सोल, तो ऑर्थोडॉक्स थॉट जो होगा वो सोल को फ्री, इंडिपेंडेंट, एब्सोल्यूट, परमानेंट, इटर्नल, वन, इस तरह से मानेगा, है ना। कोड समझा करो चीज को। और हेट्रोडॉक्स सेक्ट जो होगा ना, हेट्रोडॉक्स सेक्ट आपने पढ़ा हो ना, ऑर्थोडॉक्स और हेट्रोडॉक्स, ये भी पढ़ेंगे हम आगे चलकर। ये क्या मानेगा कि ये सोल को इनमें से कोई एक चीज को डेविएट कर देगा। ये जैसे जैनिज्म बोलेंगे सोल इज नॉट वन, सोल इज मैनी, तो इस प्रिंसिपल को डेविएट कर देंगे वो। बुद्ध बोलेंगे सोल इज नॉट व्हाट, सोल इज नॉट परमानेंट, इट इज चेंजिंग। क्षणिकवाद जो कॉन्सेप्ट है कि हमेशा चेंज होती रहती है, पढ़ेंगे अपन। ठीक है, और चारवाक बोल देंगे कि चारवाक बोलेंगे सोल है ही नहीं साहब, सोल इज नथिंग। देह आत्मावाद के कौन, सोल इज नथिंग बट द बॉडी, देह इज इक्वल टू आत्मा, देह आत्मावाद का कॉन्सेप्ट दे देंगे वो। सोल कुछ होता ही नहीं, इटर्नल तो छोड़ो तुम, है ही नहीं सोल कुछ। तो ये क्या है, सोल के बेसिक डायमेंशन से, बेसिक डेफिनेशन जो उन्होंने बनाई ऑर्थोडॉक्स वालों ने, ट्रेडिशनल वालों, उससे आप देखेंगे चेंज कर रहे हैं अपने कॉन्सेप्ट को। समझ में आ रहा है? इसलिए इनको हेट्रोडॉक्स है कि जो बेसिक कॉन्सेप्ट है साहब, हमारा सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट हमने ये निकाला है, उस कॉन्सेप्ट से जो डेविएट करेगा उसको हम अपना पार्ट नहीं मानेंगे, उसको फिर हेट्रोडॉक्स सेट के अंदर काउंट करा जाएगा। तो जैनिज्म को, बुद्धिज्म को, चारवाक को, इनको क्यों हेट्रोडॉक्स सेक्ट पड़ता है ये समझो पहले। क्योंकि सोल की बेसिक डेफिनेशन जो है, जो कि ट्रेडिशनल थॉट मानकर चलता है, उसको ये क्या कर रहे हैं, उससे डेविएट होने की कोशिश कर रहे हैं। बुद्ध बोल रहे हैं कि सोल इज नॉट परमानेंट बाय द वे, नथिंग इज परमानेंट इन दिस वर्ल्ड बाय द वे, बुद्ध ऐसे बोलेंगे। एवरीथिंग इज चेंजिंग एंड सोल इज आल्सो रियलिटी इन दिस वर्ल्ड, सो सोल इज आल्सो चेंजिंग। जैन बोलेंगे, एक कॉन्सेप्ट देंगे अनिकांतवाद का कॉन्सेप्ट।
अनेकांतवाद का कॉन्सेप्ट क्या बोलेगा? बोलेगा देयर इज नो वन सोल, फूल्स आर मैनी। अनेकांतवाद का कॉन्सेप्ट देंगे। चार वाक बोलेंगे देहात्मवाद का कॉन्सेप्ट, बोले सोल होती ही नहीं है, देयर इज नथिंग नोन एज ट्रेडिशनल सोल, जैसा कॉन्सेप्ट कुछ है ही नहीं। देह मतलब बॉडी, आत्मा मतलब सोल, देह इज इक्वल टू बॉडी, बॉडी ही तुम्हारी सोल है। इसके कॉन्सेप्ट देंगे, तो वो चीजें हमको समझना पड़ेगा। क्या ये लॉजिक देंगे इसके अंदर, बुद्ध क्या लॉजिक देंगे, जैन क्या लॉजिक देंगे, हेटेरोडॉक्स सेक्ट वाले, ये जो लोग हैं सांख्या योगा, ये क्या डायमेंशन को क्लियर कर रहे हैं, ये किस तरह की बातें कर रहे हैं, ये सब चीजें हमको पढ़ना पड़ेगा। और ये जो मैं पढ़ाऊंगा तुमको सिर्फ 2 या 3% पढ़ाऊंगा, जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है, ठीक है, क्योंकि इतना ही तुम्हारा रिक्वायरमेंट है। समझ रहा है? तो लेट्स अंडरस्टैंड, लेट्स स्टार्ट विद दिस वन। अच्छा, इन चीजों का ये है कि भाई देखो, एक एक चीज मैं इसके अंदर बता देता हूं कि भाई ये चीज जब तुम पढ़ लोगे तो इसके अंदर अब कोई करंट अफेयर्स नहीं है, ये सबसे बेस्ट डायमेंशन होता है। जो हो गया वो हो गया। जो भाई आखिर कपिल मुनि सांख्य फिलोसफी के अंदर बोल दिए, वो बोल दिए। तो 3 दिन में ये पढ़ लो और इसके बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। मतलब फिलोसफी ऑप्शनल की बात करने लग गए, है ना? तो आप देखेंगे फिलोसफी ऑप्शनल का पेपर देखना एक बार आप, क्योंकि स्टैटिक सब्जेक्ट है ना, इसलिए ऑप्शनल का पेपर देखना, पेपर 1। एक क्वेश्चन पूछा गया है 2016 के अंदर, वही क्वेश्चन रिपीट कर देंगे 2018 में, वही क्वेश्चन रिपीट कर देंगे 2019 में। क्या करें, है ही नहीं, ऑप्शन ही नहीं, स्टैटिक सब्जेक्ट है साहब, भूल कर चले गए, मर गए वो तो। अब वो सांख्य फिलोसफी तो बदलने वाली नहीं है कि मोदी जी अगर मान लीजिए कहीं घूम कर आ जाते हैं G20 समिट के अंदर या फिर कहीं और, इंडोनेशिया, अमेरिका, यहाँ पर, तो उसमें तो कोई अंतर पड़ ही नहीं रहा ना, सिलेबस तो उतना ही रहेगा। इसलिए बोलते हैं कि ये चीज है ना, स्टैटिक सब्जेक्ट्स है, ठीक है। ये कुछ कुछ लूप होल्स हैं ऑप्शनल के अंदर, जो कि बहुत छोटे छोटे सब्जेक्ट हैं, जिनको पढ़ पढ़ कर आप कर सकते हैं। अब आप PSIR लेकर बैठे हैं मान लीजिए, ठीक है, ऐसा, या फिर चलो छोड़ो, नहीं बोलते, अगर नहीं फिर कोई बच्चा होगा परेशान हो जाएगा जबरदस्ती, राइट? तो वैदिक फिलोसफी अपन ने इस तरह से बोले कि भाई षड दर्शन है, सांख्य फिलोसफी, योगा फिलोसफी, न्याय फिलोसफी, वैशेषिक फिलोसफी, मीमांसा, वेदांता, इस तरह की जो फिलोसफी है, दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज वैदिक फिलोसफी। तो अब हम जो पहले जो पढ़ रहे हैं, दैट इज नोन एज व्हाट, सांख्य फिलोसफी वी आर डीलिंग विद। सांख्य फिलोसफी हम इसके अंदर पढ़ते हैं। सांख्य फिलोसफी इज डायरेक्ट बाय, ऐसा बोला जाता है, कपिल मुनि। और कपिल मुनि है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट मुनि है ना। और अच्छा, अगर आपको सारा दर्शन देखना है ना, सारा दर्शन, सारे ही दर्शन की सांख्य भी मिल जाए साहब एक जगह लिखा हो, योगा भी मिल जाए, न्याय भी मिल जाए, वैशेषिक भी मिल जाए, मीमांसा भी मिल जाए, आचार्य शंकर भी मिल जाए, रामानुज भी मिल जाए, भक्ति भी मिल जाए, कर्मयोग भी मिल जाए, भक्ति योग भी मिल जाए, सब कुछ मिल जाए, तो एक बुक है भाई, गीता, भगवत गीता। इसमें सब कुछ है। अर्जुन को कृष्ण समझाते समझाते सब कुछ समझा दिया उसको। अर्जुन इतना क्यूरियस स्टूडेंट था, उसने पूछता गया, भाई मेरे को ये भी बता, ये भी बता, ये भी बता, ये भी बता, और वो बताते गए। इसके अंदर सब कुछ है गीता के अंदर, अगर तुम उसको फिलोसफिकल डायमेंशन से पढ़ो, पर उसके लिए पहले तुमको आना चाहिए ये सब चीजें। उसके बाद तुम गीता के पास जाओगे तो एक अलग ही अंडरस्टैंडिंग बनेगी। समझ में बैठा है? तो गीता के अंदर ही कपिल मुनि का भी जिक्र है, ठीक है। इसलिए ये सांख्य फिलोसफी बहुत इंपॉर्टेंट फिलोसफी हो जाती है कि भाई दैट इज टेस्टिफाइड बाय द व्हाट, टेस्टिफाइड बाय द लॉर्ड कृष्णा, नन अदर देन लॉर्ड कृष्णा। कि जब अर्जुन, है ना, कैसे सांख्य फिलोसफी का इंपॉर्टेंस बता रहे हैं। सांख्य फिलोसफी किसने लिखी? कपिल मुनि ने। कपिल मुनि का जिक्र है उसके अंदर, गीता के अंदर। और उसके बाद उन्होंने सांख्य फिलोसफी समझाई है। तो जब गीता के अंदर जब पूछा जाता है, अर्जुन जो होता है वो बड़ा परेशान हो जाता है, फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि भाई ये मेरा सखा है, ठीक है, और ये मतलब जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसका मस्त आंसर दे रहा है, ठीक है, कृष्ण। तो उनको लगेगा एक पॉइंट पर कि कृष्ण के ऊपर वो डाउट करने लगेंगे एक पॉइंट। तो कृष्ण से वो पूछेंगे, भाई साहब आप अपना परिचय दें, भाई मधुसूदन मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रहा हूँ, तुमको ये सब चीजें कैसे पता है यार? मैं तो सोचता था यू आर जस्ट माई फ्रेंड, तुम बताओ यार मुझे, मैं मतलब आई एम वेरी मच क्यूरियस कि इसके बारे में बताओ। तो फिर वो अपने आप को बताते हैं कि भाई देखो, ये बताते हैं कि आई एम द बेस्ट, कि मुनियों में मुनि कपिल मुनि हूं मैं, ठीक है, नागों में शेष नाग हूं मैं, ठीक है, धनुधरों में अर्जुन हूं मैं, राइट, मतलब क्या, आई एम बेस्ट, हर चीज का बेस्ट निकाल लें मेरे को पा जाएगा, ठीक है, वो अलग बात है। पर उसमें बोलते हैं मुनियों में मुनि कपिल मुनि हूं मैं, मतलब कपिल मुनि को सबसे ऊपर रखा गया। और दैट्स वाई कपिल मुनि की इंपॉर्टेंस बढ़ा दी, और इंपॉर्टेंस बढ़ा के सांख्य फिलोसफी की इंपॉर्टेंस बढ़ गई।
ऐसा नहीं कि और फिलोसफीज को उन्होंने एक्सप्लेन नहीं करा, उसमें सबको एक्सप्लेन करा दिया। कहने का मतलब ये सांख्य फिलोसफी इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज टेस्टिफाइड नन अदर देन लॉर्ड कृष्ण। ठीक है। तो यहाँ पर देखो, रिलीजन फिलोसफी पढ़ोगे तो थोड़ा थोड़ा आपका कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग भी बनेगा, एक ब्रेन स्टॉर्मिंग भी होगा, चीजें समझ में भी आएंगी, और हो सकता है कि आपका दिमाग थोड़ा बहुत चलने भी लग जाए, एक्टिव भी हो जाए दिमाग। ठीक है, सब्जेक्ट ही ऐसा है, कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है, राइट। तो देखो सांख्य फिलोसफी के अंदर जो वर्ड है ये सांख्या, सांख्या ये वर्ड है संख्या। इसको तीन चार तरह से इंटरप्रेट कर सकते हैं। संख्या दो तरह से इंटरप्रेट कर सकते हैं मैंने। संख्या मतलब कि संख्या मतलब नंबर, है ना। और ये नंबर जो डिसाइड करा है यहाँ पर 25 नंबर है, आइए बताएंगे 25 नंबर का क्या इंसिग्निफिकेंस। ठीक है। संख्या को आप लिख सकते हैं सम प्लस अख्या, सम प्लस अख्या, है ना। ये पूछे जाएंगे क्वेश्चन, ये पूछे जाएंगे किसके अंदर, ये प्रीलिम्स के अंदर पूछे जाने वाले क्वेश्चन है कि नाम के ऊपर ही क्वेश्चन पूछे। सम मतलब प्रॉपर, और अख्या मतलब नॉलेज, प्रॉपर नॉलेज, परफेक्ट नॉलेज, प्रॉपर नॉलेज। तो सांख्य फिलोसफी है, सांख्य फिलोसफी के ऊपर ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, सांख्य फिलोसफी का बेसिक थॉट क्या है। बेसिक थॉट है इसका ड्यूलिस्टिक रियलिज्म, ड्यूलिस्टिक रियलिज्म। ठीक है, इस तरह से अपन पढ़ेंगे। तो सांख्य फिलोसफी अगर हम स्टार्ट करें, कपिल मुनि 4th सेंचुरी एडी के अंदर ऐसे माना जाता है कि लिखी गई। ठीक है, और वर्ड संख्या इज बेस्ड ऑन अपॉन द संस्कृत वर्ड संख्या विच मीन नंबर। नंबर का बहुत सिग्निफिकेंस है इसके अंदर, पर्टिकुलर 25 नंबर का एक बहुत अच्छा सिग्निफिकेंस है। संख्या आल्सो मींस परफेक्ट नॉलेज, परफेक्ट नॉलेज, हेंस इट इज ए सिस्टम ऑफ परफेक्ट नॉलेज। इसलिए इसको एक सिस्टम बोला जाता है किसका, परफेक्ट नॉलेज। अब ये जो थॉट है दैट इज बेस्ड ऑन व्हाट, ड्यूलिस्टिक रियलिज्म, ड्यूलिस्टिक, और एक वर्ड है रियलिज्म। दो वर्ड है इसके अंदर, ये अपन को समझना होगा। देखो, फिलोसफी के अंदर कुछ कुछ ऐसा माना जाता है कि जो इस संसार के अंदर बिलीव करते हैं कि वर्ल्ड रियलिटी में एग्जिस्ट करता है ना। कि हम ये देख रहे हैं, ये अगर मान लीजिए मार्कर में दिख रहा हूँ तो ये मार्कर रियलिटी में है। ठीक है, लैपटॉप देख रहा हूँ तो लैपटॉप रियलिटी में है। मतलब इस संसार के अंदर जो वस्तुएं हैं वो रियलिटी में एग्जिस्ट कर रही हैं। तो उसको बोलते हैं कि इस संसार को जो मानते हैं ना, उसको रियलिज्म वाले बोलते हैं, उसको रियलिस्टिक थॉट बोलते हैं, है ना। जैसे अपन को, मैंने आपको इंटरनेशनल रिलेशन में रियलिज्म बताया था, ठीक है, वो यहीं से आया है। जबकि कुछ ऐसे थॉट है, अब आपको ये थोड़ी बात अजीब लग सकती है, ठीक है, पर कुछ ऐसा थॉट थॉट है जिसको बोलते हैं आइडियलिज्म। जैसे एक वेस्टर्न फिलोसफर है बर्कले, उनका थॉट है सब्जेक्टिव आइडियलिज्म का। बुद्ध के अंदर, एक लेटर बुद्धा के अंदर एक थॉट आता है अपना, दैट इज व्हाट, कि जिसको बोलते हैं विज्ञानवाद का कॉन्सेप्ट। विज्ञानवाद, शून्यवाद, ये वाले जो कॉन्सेप्ट है ये आइडियलिज्म की तरफ जा रहे हैं। मतलब ये ऐसे मानते हैं कि संसार के अंदर जो है वस्तुएं नहीं है, ये वस्तु दिख रही है ना, ये वस्तु है नहीं, ये तो हमको दिख रही है। ये क्या है, ये एक आइडिया है, ये कोई वस्तु नहीं है, एक आइडिया है। हमारे मन के अंदर से आइडिया निकलकर बाहर आ रहा है और हमें दिख रहा है, ये हमें वस्तु दिख नहीं रही है, इसको आइडियलिज्म बोलते हैं। ये थोड़ा अजीब लगता होगा तुमको, पर फिलोसफी के अंदर इस वाले स्कूल ऑफ थॉट के जानकार बहुत सारे लोग हैं, जो कि हम इसको डिटेल के अंदर पढ़ाते हैं, आइडियलिज्म का कॉन्सेप्ट। ठीक है, जिसको हम आइडियलिज्म, जैसे बर्कले का आइडियलिज्म है सब्जेक्टिव आइडियलिज्म। ठीक है, बुद्ध का आइडियलिज्म है, बुद्ध लेटर बुद्धा, इसके बाद बुद्ध नहीं बोल के, लेटर बुद्धा वाले जो हैं वो क्या करते हैं, वो शून्यवाद, विज्ञानवाद, ये वाला कॉन्सेप्ट लेकर आते हैं। समझ रहे हैं? तो सांख्य फिलोसफी सबसे पहले ये कि इस वर्ल्ड को मानती है, इस वर्ल्ड को मानती है, पर ये कहती है इस वर्ल्ड के अंदर दो ही रियलिटी है ना। ड्यूअलिस्टिक मतलब दो रियलिटी है इस संसार के अंदर, एक है पुरुष, पुरुष, और एक है प्रकृति। नाम दिया है, पुरुष और प्रकृति, है ना। अभी समझना कि इस संसार के अंदर, ये संसार रियल है, और मेटाफिजिकली अगर हम देखें इस संसार के अंदर दो चीजें हैं, तो पुरुष है, प्रकृति है। पुरुष वो है जो इस संसार के अंदर कॉन्शियस चीजें हैं, वो पुरुष है ना। तो मैं पुरुष हूं, ठीक है, मतलब मेरे अंदर कुछ है जो कि पुरुष बोल रहा है। वो अल्टीमेटली ये क्या बोल रहा है, सोल को, सोल को पुरुष बोल रहा है। और इस संसार के अंदर जो भी मैटर है, जैसे कि मेरे अंदर जो है पुरुष है इसलिए मैं जीवित हूं, ठीक है, आत्मा है मेरे अंदर, पर ये मेरी बॉडी जो है, ये हाथ पैर, ये बॉडी जो है, ये तो मृत है, ये तो मैटर है। तो उस मैटर को ये बोलते हैं प्रकृति। इस संसार के अंदर दो रियलिटी है, पुरुष और प्रकृति। अब ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है ड्यूलिस्टिक रियलिज्म का मतलब क्या है सांख्य फिलोसफी के अंदर, कि ड्यूलिस्टिक रियलिज्म मींस व्हाट, दे आर टू रियलिटीज, वन इज पुरुष एंड अदर इज प्रकृति। पुरुष इज कॉन्शियस, पुरुष इज फ्री, पुरुष इज इंडिपेंडेंट। समझ में आ रहा है?
पुरुष इज परमानेंट, पुरुष इज एब्सोल्यूट, वही सोल की डेफिनेशन। और प्रकृति जो है ना, प्रकृति मैटर है। इस संसार के अंदर जो भी मटेरियलिस्टिक चीजें दिख रही है वो सब प्रकृति है, इस तरह से बोले। ये अनकॉन्शियस चीज है, अनकॉन्शियस। और पुरुष और प्रकृति जो है, ये दो संसार के अंदर रिलेटेड। अब इनसे पूछा जाएगा, साहब इस संसार के अंदर पुरुष और प्रकृति है, जो पुरुष है, देखिए पुरुष है और प्रकृति है, ये बिल्कुल ध्यान समझिएगा। पुरुष फ्री है, प्रकृति भी फ्री है। पुरुष इंडिपेंडेंट है, प्रकृति भी इंडिपेंडेंट है। पुरुष एब्सोल्यूट है, प्रकृति भी एब्सोल्यूट है। ठीक है, पुरुष परमानेंट है, प्रकृति भी परमानेंट है। अरे भाई साहब क्या बोल रहे हैं सर आप? पुरुष इटर्नल है, प्रकृति भी इटर्नल है। पर पुरुष कॉन्शियस है, प्रकृति अनकॉन्शियस है। ये बोलिए, समझ आ रहा है? प्रकृति वो एक ऐसी चीज है जिससे ये सारा संसार बन रहा है। इस संसार की जो सारी वस्तुएं हैं वो उस प्रकृति से बनी है, इंक्लूडिंग माय बॉडी ऑल्सो। पुरुष वो चीज है संसार के अंदर जो कॉन्शियसनेस दे रहा है, विवेक। पुरुष, पुरुष के बहुत सारे नाम बोले हैं इसके अंदर, ठीक है, पुरुष के अंदर बहुत सारे नाम है ना। तो पुरुष वो चीज है जो कि इस तरह की, इस संसार के अंदर जो प्रकृति है वो ये सब चीजें बनाती है ना। प्रकृति ने सब कुछ बना रखा है इस संसार के अंदर, अहंकार, बुद्धि, ठीक है, आपके 5 आपके सेंस ऑर्गन्स, 5 आपके एक्शन ऑर्गन्स, ठीक है, तन्मात्र, महाभूत, ये सब कुछ जो है प्रकृति ने बनाया। और प्रकृति जो है ना, प्रकृति अगर हम देखेंगे कि एक बहुत ही सटल फॉर्म के अंदर प्रेजेंट है इस वर्ल्ड के अंदर, सटल फॉर्म के अंदर प्रकृति। अब ऐसे समझो इसको, है ना, शॉर्ट में बता रहा हूँ, इसमें थोड़ा ज्यादा नहीं बता सकता मैं, नहीं तो तुमको सारा सारा कॉन्सेप्ट बता देता कि पुरुष है और ये प्रकृति। प्रकृति है ना एक तरह से बहुत ही सटल फॉर्म के अंदर है, मतलब ये अपने आप को छुपाए हुए है इम्प्लीसिट फॉर्म के अंदर। ये दिखा नहीं रही कि मैं क्या क्या कर सकती हूँ, इसको खुद को नहीं पता ये क्या क्या कर सकती। पुरुष क्या है? पुरुष रिफ्लेक्ट करेगा प्रकृति के अंदर, पुरुष विल रिफ्लेक्ट ऑन द प्रकृति। एंड प्रकृति को, यहाँ पर प्रकृति के अंदर गुण होता है ना, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता। गुण प्रकृति के अंदर आपने सुना होगा त्रिगुण, 3 गुण है ना। आपने ये नाम सुनेंगे, सत्व, रजस और तमस, है ना। तो प्रकृति के अंदर ये 3 गुण है, सत्व, रजस और तमस। ऐसे समझो, पूरा फिलॉसफी में तुमको 5 मिनट में बता देता हूं, उसके अंदर से क्वेश्चन आएगा, कुछ आएगा तो समझ में आ रहा है? तो आप यह समझोगे कि ये प्रकृति के अंदर 3 गुण है, सत्व, रजस और तमस। ये तीनों गुण है ना, पहले क्या है, पहले ये तीनों गुण है ना एक तरह से बैलेंस मोड में है। सत्व भी है, रजस भी है और तमस। कोई किसी के ऊपर क्या कर रहा है, कोई किसी के ऊपर हावी नहीं हो रहा है कि सत्व हावी हो गया, रजस नीचे बैठ गया, है ना, रजस के ऊपर सत्व हावी हो, ऐसा नहीं हो रहा है। तो सत्व, रजस और तमस तीनों जो है ना एक तरह से क्या है, एक तरह से ये यूनिफॉर्म मोड के अंदर है। मतलब अगर हम देखें इसके अंदर सब एक, कोई किसी के ऊपर डोमिनेट नहीं कर रहा। समझ में आ रहा है? और इस चीज को बोलते हैं प्रलय मोड। अब यहाँ पर कुछ प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, प्रलय मोड में, प्रलय मोड में। प्रलय नाम सुना होगा तुमने, प्रलय मोड, ठीक है। प्रलय, प्रलय चल रही है, मतलब प्रलय चल रही है, मतलब इस संसार के अंदर सत्व, रजस और तमस जो है अपने एक तरह से होमोजीनियस फॉर्म के अंदर है। आप सब बताएंगे, अभी बताएंगे, अभी सुन लो, एक बार पूरी फिलोसफी बता दूं, फिर इन सब के अंदर मैं तुमको बता दूंगा, एक एक चीज बता दूंगा, डोंट वरी, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। ये तो वो तो समझाने के अंदर फिर उसको पुरुष का नेचर, प्रकृति का नेचर, पुरुष के ऊपर फिर वो सत्कार्यवाद है, सत्कार्यवाद, वहां पर टाइम हो जाता है। ये बेसिक फिलोसफी तो मैं तुमको समझा दूंगा, समझ में आया? इतना समझ गए? तो प्रकृति के ऊपर जब पुरुष रिफ्लेक्ट करता है, समझो, तो प्रकृति इवोल्यूशन के अंदर कन्वर्ट होने लगा। प्रकृति की गुण है ना, ये गुण आपस के अंदर क्या होने लग जाते हैं, आपस के अंदर वाइब्रेट होने लग जाते हैं। कि रजस गुण कहेगा कि मैं सत्व के ऊपर डोमिनेट करने की कोशिश करूंगा, तमस के ऊपर डोमिनेट करने की कोशिश, तमस सोचेगा कि यार मैं क्या करूं, फिर सत्व भी वाइब्रेट करने लगे। ऐसे ही गुण जो है ना वाइब्रेट करने लग जाते हैं, और जो बैलेंस बना था वो बैलेंस बिगड़ जाता है, और प्रकृति अपने इवोल्यूशन के अंदर कन्वर्ट होने लगा। प्रकृति बहुत सारे इवोल्यूट्स के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, और वन ऑफ द इवोल्यूट इज बॉडी। ठीक है, बहुत सारे ज्ञान इंद्रिया के अंदर, कर्म इंद्रिया, ये जो भी है ना, ठीक है, कि सेंस ऑर्गन्स, एक्शन ऑर्गन्स, तन मात्र, महाभूत, इन सब के अंदर कन्वर्ट होने लग जाते हैं।
बताएंगे अभी तक। और इन सब के अंदर कन्वर्ट होने लग जाती है, तो फिर इससे क्या होता है, पूरा वर्ल्ड बना। तो वर्ल्ड कैसे बना? वर्ल्ड प्रकृति से बना। कैसे बना? जब पुरुष ने प्रकृति के ऊपर रिफ्लेक्ट करा, तब तक तो प्रकृति सिंपल थी, प्रकृति खुद के बारे में नहीं पता था कि भाई मेरी इतनी कैपेसिटी है। पुरुष ने जब रिफ्लेक्ट करा प्रकृति के ऊपर, तो प्रकृति के अंदर जो गुण थे, जो बैलेंस मोड में थे, उनका बैलेंस बिगड़ा। और वहां पर फिर क्या हुआ, बैलेंस मोड बिगड़ा, तो उसके अंदर ये इवोल्यूशन स्टार्ट कर दी। इवोल्यूशन स्टार्ट कर दी, तो इवोल्यूशन से इसने बहुत कुछ बना दिया, पूरा संसार इसने बना दिया। तो संसार कहां से बना है? प्रकृति से बना। समझ में आ रहा है? तो वर्ल्ड कैसे बना है ना, इसका देखो, जगत का थ्योरी जो है, वर्ल्ड का थ्योरी इन्होंने इस तरह से बताया। कोई लोग कुछ और तरीके से बताएंगे, कोई लोग कुछ और तरीके से बताएंगे, कोई बोलेगा जगत तो मिथ्या ही है साहब, ये कॉन्सेप्ट है ना, कंसेप्चुअल जो डायमेंशन है, फिलोसफिकल डायमेंशन, ये दर्शन है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, है ना। तो आप यहाँ पर देखिए, प्रकृति जो होगा इस तरह का, आपको ये डायमेंशन इसके अंदर समझाना है। अब ये सब कुछ कहानी की तरह याद रखना है ना। और प्रकृति स्टार्ट एवोल्यूशन, और एवोल्यूशन में प्रकृति स्टार्ट। तो देखो ऐसा होता है इसके अंदर, अगर हम कहें कि पुरुष जो है रिफ्लेक्ट करता है प्रकृति के ऊपर, और प्रकृति क्या है, इवोल्यूशन में स्टार्ट होने लग जाती है, इवोल्यूशन बनने लग जाता है, इवोल्यूट्स में कन्वर्ट होने लगा। इवोल्यूट्स मतलब बहुत सारी चीजें हैं, हम बताएंगे, उन सबको गिनेंगे ना, तब अपन जब 25 नंबर आ जाएगा, वो संख्या सांख्य नंबर 25 जो मैंने आपको बताया। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर प्रकृति के अंदर इस तरह की चीजें होने लग जाएंगी, इवोल्यूट्स में कन्वर्ट होने लगा। अच्छा, जब ये प्रकृति इवोल्यूट्स में कन्वर्ट होगा ना, तो पुरुष भाई अपने आप को भूल जाएगा और प्रकृति की इवोल्यूट्स के अंदर खो जाएगा कहीं। उसको लगेगा ये मैं ही हूँ, इवोल्यूट जो है वो मैं ही हूँ, और पुरुष अपना खुद का नेचर भूल जाएगा। फिर एक समय ऐसा आएगा, पुरुष को रियलाइज होगा नहीं मैं प्रकृति नहीं हूं, ये है मोक्ष। जब वो डिटैच हो जाएगा इन सब चीजों से। पहले अटैच होगा जब वो प्रकृति, क्योंकि प्रकृति पे रिफ्लेक्ट करा, प्रकृति इवोल्यूट करने लगी, पुरुष को लगा कि यार ये अच्छी चीज है, पुरुष उसके अंदर चला गया, खो गया उसके अंदर, उससे अटैच हो गया। जैसे हम वर्ल्डली चीजों से अटैच हो जाते हैं, जैसे हम कार से अटैच हो गए, जैसे हम मोबाइल से अटैच हो गए, इन सब से अटैच हो गए। पर क्या कार कोई जीवित चीज है क्या? नहीं है ना। हम मानते हैं, हम उसको जीवित से भी ज्यादा मान लिया जाता है। कार पे तुम्हारा बच्चा स्क्रैच कर दे तो तुम उस बच्चे के थप्पड़ मार दो, जीवित आदमी के। हम जीवित से भी ज्यादा मानने लग जाते हैं उसको। ये इम्प्रॉपर नॉलेज है, दिस इज इम्प्रॉपर नॉलेज। व्हेन वी रियलाइज वन डे दैट आई एम नॉट प्रकृति, व्हेन पुरुष रियलाइज दैट ये प्रकृति अनकॉन्शियस है, मैं प्रकृति नहीं हूं, और फिर डिटैच हो जाएगा उसकी तरफ से, देन इट इज नोन एज मोक्ष। इसको मोक्ष बोले। ये आपका लिबरेशन वाला पार्ट जो होता है, मोक्ष वाला पार्ट इस तरह से। वो वहां पे वर्ल्ड बना दिया प्रकृति ने, तो वर्ल्ड वाला क्यूरियोसिटी, वर्ल्ड किसने बनाया? वो बोलेगा संख्या प्लस प्रकृति ने बनाया। बोले अच्छा, और मोक्ष क्या होता है? मोक्ष ये होता है जब प्रकृति के ऊपर जब वो अटैच हो जाता है, तो उससे जब डिटैच होकर आता है बाहर पुरुष, तो उसको अपन मोक्ष बोलते हैं। समझ में बैठा है ये सब चीजें, है ना। तो हम इस फिलॉसफी को कैसे समझे? पुरुष रिफ्लेक्ट्स ऑन प्रकृति, देन प्रकृति स्टार्ट इवोल्यूशन, प्रकृति अपना इवोल्यूशन स्टार्ट कर देगी। पुरुष को क्या लगेगा? पुरुष रॉन्गली आइडेंटिफाई हिमसेल्फ एज प्रकृति, उसको लगेगा मैं प्रकृति हूं और इसके इवोल्यूट्स हूं। फिर थोड़े दिनों बाद पुरुष को पता चलेगा कि भाई साहब ये तो हो गई गड़बड़, मैं तो नहीं हूं प्रकृति, आई एम नॉट प्रकृति। तो ये रियलाइज करना, आई एम नॉट प्रकृति एंड इट्स इवोल्यूट, दिस इज नोन एज व्हाट? दिस इज नोन एज व्हाट? दिस इज नोन एज मोक्ष, दिस इज लिबरेशन। अल्टीमेटली हर फिलोसफी का गोल तो यही है कि मोक्ष को डिफाइन कर दे किसी तरह से। इसने दो रियलिटी बनाकर मोक्ष को डिफाइन कर दिया, दैट इज ड्यूलिस्टिक रियलिज्म। समझ में आ रहा है? ये है कॉन्सेप्ट जो मैं बोल रहा हूँ ना, मैं तुमको पहले दिन बताया था, कल बताया था कि कॉन्सेप्ट क्या है। ये है कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, आप ये समझिए कि यहाँ पर देखिए, ड्यूलिस्टिक रियलिज्म, सांख्या इन मेटाफिजिकल ड्यूलिस्टिक रियलिज्म, इट ड्यूलिस्टिक बिकॉज इट एडवोकेट्स टू अल्टीमेट रियलिटीज, प्रकृति और पुरुष। प्रकृति आगे मैटर लिख रखा है, पुरुष का आगे सेल्फ और स्पिरिट लिख रखा है, सोल आप इसके अंदर मान सकते हैं, ठीक है। अब बोथ रियलिटीज आर एब्सोल्यूट, परमानेंट, फ्री, इंडिपेंडेंट, बट पुरुषा इज कॉन्शियस एंड प्रकृति इज अनकॉन्शियस. When Purusha reflects on the Prakriti, it wrongly identified itself with its reflection in the Prakriti. Prakriti start evolution and start getting manifest into many evolutes. तो पुरुष जब रियलाइज करता है कि मैं प्रकृति नहीं हूं, उसके evolutes नहीं है, then he detaches himself from the Prakriti, and this is known as what? This is known as moksha. This is known as liberation part. और this is what we are doing. ठीक है। अब हम देखें संसार के अंदर हम क्या करते हैं, किसी वस्तु से अटैच हो गए,
हमको ऐसा लग रहा है ये वस्तु हम ही है, मोबाइल के बिना जिंदगी नहीं है हमारी। मोबाइल गिर जाता है तुम्हारा पानी में, ऐसे तुम्हारे आंखों में से मोटे मोटे आंसू क्यों निकलते हैं? कोई मर गया क्या भाई? क्योंकि तुम उसको एक तरह से अपने से भी ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हो। वैसे ही पुरुष जो है प्रकृति के अंदर इन्वॉल्व हो गया है, उसको एक पॉइंट पर याद आता है, अरे भाई दिस इज नॉट व्हाट, दिस इज नॉट मी, इट्स नॉट माई टाइप, आई शुड डिटैच माई सेल्फ फ्रॉम इट। और ये होता है मोक्ष। इतना क्लियर, ये इसकी सारी फिलोसॉफी है, ठीक है, ये इसकी सारी फिलोसॉफी अपन ने आपको एक पॉइंट बता दी। इसमें सब कोई भी क्वेश्चन आया, डुअलिस्टिक रियलिज्म क्या होता है ये आप बता देंगे, मोक्ष के से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा ये बता देंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन आने वाले हैं, अभी तक आए नहीं है क्वेश्चन, पर आने वाले हैं, बहुत जल्दी आएंगे ये क्वेश्चन। समझ आ रहा है? कोई पुरुष के बारे में, प्रकृति के बारे में, डुअलिस्टिक रियलिज्म के बारे में कुछ क्वेश्चंस आए हैं इसके ऊपर, है ना। जब उनके देख के जो है बच्चों ने सोचा कि भाई ये क्वेश्चन तो छोड़ना ही है। और बहुत सिंपल है ना ये सब चीजें, कोई ज्यादा हार्ड थोड़ी ना है, बेसिक कॉन्सेप्ट में से क्वेश्चन आए हैं कई बार, मैं बताऊंगा आपको, ठीक है, जिसको आप इजीली आप 2 नंबर कमा सकते थे, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर। पर इतना तो, इतना भर तो आपको पता होना चाहिए भाई, 4 दिन मत पढ़ो, पर इतना कॉन्सेप्ट तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सत्व रजस तमस, सत्व का मतलब क्या है? सत्व का मतलब है नॉलेज का गुण, रजस का मतलब है कर्म का गुण, ठीक है, रजस का मतलब है कर्म, एक्शन ओरिएंटेड। तमस का मतलब क्यों है? तमस का मतलब है इग्नोरेंस, आलसपन, इग्नोरेंस। तो ये 3 गुण सभी प्रकृति की, सब इवोल्यूट्स के अंदर, प्रकृति के अंदर ये 3 गुण होते हैं, सत्व, रजस और तमस। सत्व मतलब नॉलेज का गुण भी होगा, और हम देखें हमारे अंदर भी तो ये नॉलेज का गुण होगा, इग्नोरेंस भी होता है, कभी कभार हमको इग्नोरेंस लगता है, कभी कभार हम एक्शन मोड में आ जाते हैं कि आज तो भाई 5-6 क्लासेस ले लेते हैं। पर ये सारे गुण जो है ना स्टार्टिंग के अंदर जो है वो होमोजीनियस फॉर्म के अंदर है, मतलब ये कोई हिल नहीं रहे गुण, ठीक है। हिल नहीं रहे मतलब कि इसके अंदर, सबके अंदर कोई एक के ऊपर दूसरा डोमिनेट नहीं कर रहा है। जब पुरुष रिफ्लेक्ट करेगा प्रकृति के अंदर, तो प्रकृति के गुण है ना बड़बड़ा जाएंगे, थोड़े से हिल जाएंगे। रजस जो होगा डोमिनेट करने की कोशिश करेगा तमस के ऊपर, सत्व कहेगा पागल है क्या रजस, ये वाइब्रेट करने लग जाएगा, ये वाइब्रेट करने लग जाएगा, ये वाइब्रेट करने लग जाएगा, और पूरा का पूरा इवोल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा, और इससे संसार बनेगा। देखिए ये है इवोल्यूशन। प्रकृति, पुरुष ने रिफ्लेक्ट करा प्रकृति के ऊपर, सबने मारा, पुरुष ने रिफ्लेक्ट करा प्रकृति के, प्रकृति के तो महत्व, महत्व का मतलब इंटेलेक्चुअल, इंटेलेक्चुअलिटी, बुद्धि। अहंकार मतलब अहंकार जो आप समझते हैं अहंकार, वो बुद्धि से अहंकार आया। ये छोड़ो, ये सत्व रजस तमस तो उसके अंदर बता रखा है किस तरह। फिर इसके बाद मन, मन निकला, ठीक है। फिर ज्ञानेन्द्रिय, ज्ञानेन्द्रिय मतलब क्या है कि यहाँ पर एक तरह से आपकी सेंस ऑर्गन्स, आई, नोज, ईयर्स, स्किन, टंग। कर्म इंद्रिय मतलब एक्शन ऑर्गन्स, माउथ, हैंड, फीट, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, ठीक है। सर म्यूट हो गया आपका। अच्छा अभी क्लियर है? अभी सुनाई दे रहा है? एम आई ऑडिबल गाइस? यस सर। यस सर। ओके, है ना। ये सब क्या है? ये सब प्रकृति से बनी हुई है, ये सारे इवोल्यूशन है। तन्मास, शब्द, स्पर्श, रूप, समझ में आ रहा है? रस, गंध, स्पर्श किससे करोगे तुम? स्पर्श करोगे स्किन से, है ना, स्पर्श। ये सब चीजें जो होंगी ना, ये सब चीजें तन्मास बन रही, और इससे महाभूत, 5 महाभूत भी प्रकृति से बने, आकाश, वायु, अर्थ, फायर, एयर, वाटर, स्पेस, ये सब चीज तो प्रकृति से बना है सब कुछ। पुरुष ने तो सिर्फ रिफ्लेक्ट करा है प्रकृति पे, और प्रकृति इवोल्यूशन करने लगी। ये कौन बोल रहा है? सांख्य फिलॉसफी बोल रही है। यस अभिषेक प्लीज। सर जैसे प्रकृति तो पहले से थी, तब तो दुनिया कुछ नहीं बन रही थी, ना कुछ हो रहा था। लेकिन जब पुरुष उस पे रिफ्लेक्ट हुआ सर, तब बनना शुरू हुआ ना सब कुछ। हाँ तो बिल्कुल। फिर ये क्यों नहीं बोल रहे हैं कि पुरुष ने सब कुछ बनाया, ना कि पुरुष प्रकृति ने ने? नहीं बनाया इवोल्यूशन, तो क्या करा है? इवोल्यूशन तो एक तरह से किसने करा है? प्रकृति ने करा है ना। काम करने वाली जो है वो तो प्रकृति है, पुरुष तो सिर्फ रिफ्लेक्ट करा है, समझ में आ रहा सर है? लेकिन जब तक पुरुष नहीं था तो प्रकृति वो था, तो तब ठीक तक है, पुरुष ने। प्रकृति के अंदर ही तो सब कुछ छुपा हुआ है, ठीक है। किसी ने तुमको, जैसे सब कुछ क्या था, हनुमान जी के अंदर ही था। जब जामवंत ने उनको बताया तो हनुमान जी क्या करने लग गए? हनुमान जी वो काम करने लग गए। तो काम किसने करा? हनुमान ने तो करा हम्म। है ना। उसी तरह से पुरुष ने तो सिर्फ रिफ्लेक्ट करा, और प्रकृति अपने अंदर ये सब चीजें डेवलप करने लगी। ये इसके अंदर पहले से छुपा हुआ है, इम्प्लिसिट फॉर्म है ये इसके अंदर, ये अपने आप को एक्सप्लिसिट फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं। अच्छा ठीक समझ आ है। रहा है? तो ये तो क्या है, ये चीज जो है ना, पुरुष जो है
तो सिर्फ रिफ्लेक्ट करा है। रिफ्लेक्ट करने का मतलब क्या है कि जैसे कांच के अंदर तुम अपने आप को देखो, ठीक है, वैसे रिफ्लेक्शन का मतलब वो है। यस। सर जैसे मेरा ये एग्जांपल था ना कि मतलब शायद वो सही हो कि ना हो, लेकिन जैसे बाइक है, बाइक खड़ी हुई है तो वो हाँ खड़ी है, बिल्कुल बिल्कुल, वो एग्जाम्पल बिल्कुल ठीक है। चाबी लेकिन लगाने जब वाला तो कौन है? अपन है। हाँ, लेकिन जब तक उसमें पेट्रोल नहीं पड़ेगा वो चल नहीं सकती सर। तो पेट्रोल इज लाइक हाँ समथिंग पुरुष, तो पुरुष ही चला रहा है, मेरा ये सोचना था सर मतलब। हाँ बिल्कुल। नहीं, पुरुष चला नहीं रहा, पुरुष ने सिर्फ चाबी भरी है उसके अंदर, बाकी वो फिर खुद चल रही है, ऐसा है। ये सारा काम इसके अंदर पुरुष का कोई नहीं है कि पुरुष ने कहा कि भाई चलो आधा काम एवोल्यूट मैं बना देता हूँ, आधा तू बना दे। हम्म। समझ मारा कि आधा मन मैं बना देता हूँ, आधा तू बना दे, ये ज्ञान इंद्रिया मैं बना दे, तू कर्म इंद्रिया बना, ऐसा कोई काम नहीं है, पार्टनरशिप में नहीं है। सिर्फ वो ठीक। क्या है, रिफ्लेक्ट हुआ है। और रिफ्लेक्ट, अब देखो ये क्या है, ये अनकॉन्शियस है, ये हम्म। अविवेकी है। अविवेक जिसका अंदर विवेक नहीं है, बुद्धि नहीं है, ठीक है, ये अनकॉन्शियस है, ये खुद नहीं कर पा रही है काम, ठीक है। इसको पुरुष ने कहा, बस पुरुष ने देखा पर इसके अंदर, और इससे इस तरह से रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हो गया, और रिलेशनशिप एस्टेब्लिश होके ये इस तरह से बनने लगे। समझ में आ रहा है, अभिषेक? ठीक है सर। है ना? तो इसमें इस तरह से बोलेंगे कि गुण जो है वो प्रकृति के अंदर है, राइट? तो पुरुष ने रिफ्लेक्ट करा प्रकृति के अंदर। यस, एनीबडी एल्स वांट टू आस्क एनीथिंग? किसी ने कुछ बोला? ठीक है, चलो। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, ये सबको समझ में आ रहा है, ये सब चीजें इसके अंदर है, राइट? है ना? तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर इस तरह की चीजें इसके अंदर बन रही है, राइट? आई होप दिस इज क्लियर। अब यहाँ पर ही समझो एक चीज कि ये जो गुण है, ठीक है, ये सत्व रजस तमस, मैंने आपको दिस ये जो सत्व गुण है वो नॉलेज को मैनिफेस्ट कर रहा है। इट रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैनिफेस्टेशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन कॉन्शियसनेस, ठीक है। प्लेजर, हैप्पीनेस, ब्लिस, अपवर्ड मूवमेंट, ये सब चीजें इसके अंदर कुछ ज्यादा याद नहीं करना। रजस जो है वो मोशन को कर रहा है, ठीक है। तमस जो है वो इग्नोरेंस को कर रहा है, ठीक है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है ना, इसके अंदर मेन मेन चीजें ये याद। रितिका वांट टू आस्क समथिंग? रितिका? सर पुरुष भी प्रकृति से बना है क्या फिर? नहीं नहीं, पुरुष अलग रियलिटी है, ये फ्री इंडिपेंडेंट है ना, ये एब्सोल्यूट है, तो ये कैसे बन सकता है प्रकृति से जब खुद एब्सोल्यूट है? सेल्फ कॉज्ड अनकॉज्ड इस तरह से ही। प्रकृति अलग है, प्रकृति भी सेल्फ कॉज्ड अनकॉज्ड है, ये दो रियलिटी है संसार के अंदर। रितिका? सर फिर पुरुष का ओरिजिनेट कहाँ से हुआ ये पुरुष? ये सेल्फ कॉज्ड और अनकॉज्ड। सेल्फ कॉज्ड मतलब पहले से अनंत काल से ये सेल्फ कॉज्ड और अनकॉज्ड है, ऐसे मानकर ये चल रही है सांख्य फिलोसफी, एजम्पशन लेकर चल रही है। दो रियलिटी है हमारे पास। ओके सर। हाँ रितिका। ठीक है सर। हाँ अभिषेक? तो सर फिर ये प्रकृति कैसे परमानेंट हुई? वो जैसे जो प्रकृति, वो हाँ, पुरुष जब लिबरेट हो गई वो तो फिर किसी और प्रकृति में चली जाएगी, तो वो तो समझ में आ गया प्रकृति कि की है, प्रकृति से ही ये सब चीजें बन रही है, वस्तुएं सभी प्रकृति से बन रही है। प्रकृति खत्म नहीं हो रही, तुम्हारा मार्कर खत्म हो रहा है, हमारी बॉडी खत्म हो रही है, तुम्हारा लैपटॉप खत्म हो रहा है, पर प्रकृति तो यहाँ पर है इंटैक्ट, इम्प्लिसिट फॉर्म के अंदर तो रहती ही है हमेशा। प्रकृति अच्छा के इवोल्यूट्स जो है वो खत्म होते हैं, बनते हैं, पर प्रकृति खत्म नहीं हो रही। सर, जैसे जो ऐसा ही कहते हैं मान। ना, जैसे इंसान की डेथ हुई तो हाँ, बॉडी तो खत्म हो गई, लेकिन उसकी सोल जो है ना वो मतलब जैसे जो लोग रीबर्थ में मानते हैं वो कहते हैं कि सोल वहां ट्रांसफर हो गई। तो बॉडी इवोल्यूट खत्म हुआ ना इसका। ये जो बॉडी अच्छा। बनी, वर्ल्डली थिंग्स खत्म हुई, ये प्रकृति थोड़ी ना खत्म हुई। प्रकृति खत्म हो जाएगा तो इवोल्यूशन खत्म ही होने लग जाएगा पूरा ही। जो प्रकृति का जो बॉडी बना, प्रकृति से जो वर्ल्डली ऑब्जेक्ट बना, वो खत्म हो रहा है ना। बॉडी जो है दैट इज ए वर्ल्डली ऑब्जेक्ट, दैट इज फ्रॉम द प्रकृति। प्रकृति ने अपने आप को कन्वर्ट करा एक्सप्लिसिट फॉर्म में, तो ये बना दिया बॉडी। अच्छा समझ में आ अच्छा, रहा है? ठीक है सर, ठीक। तो जैसे कि आप ऐसे समझो ना कि भाई तुम जो जो एटम है उसको थोड़ी ना मार सकते हो, हम्म। एटम से बने हुए कंपाउंड को तोड़ सकते हो, एटम तो को सर थोड़ा, यहाँ पे एटम क्या प्रकृति हुई? मतलब इस एग्जाम्पल तरह में से सटल एग्जाम्पल। रियलिटी हुई। सटल रियलिटी जो होगी वो प्रकृति हुई, जिसके अंदर से सब कुछ निकल रहा है, जो सब कुछ चीजें बना रही है संसार। सर एक एग्जाम्पल दीजिए ना पुरुष और प्रकृति का। और एग्जाम्पल क्या, इसमें एग्जाम्पल कैसे दूं? एग्जाम्पल चाहिए तुमको तो अपन ऐसे सर देख वो सकते हैं। एडम ई वाला होगा क्या इसका हाँ? एग्जाम्पल? कौन सा? एडम और ई वाला जो थ्योरी है नहीं नहीं कुछ। नहीं नहीं, वैसा नहीं होगा, वो एग्जाम्पल नहीं है गौरव। ओके प्रकृति का कैसा एग्जाम्पल दो? तो सटल रियलिटी है, एक सटल रियलिटी, ऐसे ऐसे समझ लो कि जैसे तुमने मूवी देखी होगी, एक मूवी आई थी प्यार का पंचनामा, ठीक है। उसके हम्म। अंदर एक एक्टर था, हीरो था, और एक एक्ट्रेस, ठीक है। सबने देखा होगा, पार्ट वन की बात कर रहे हैं, राइट? तो ये जो एक्ट्रेस थी ना, ये पहले सटल फॉर्म में थी, ये इतनी ज्यादा स्टाइल नहीं मारती थी, और इसका एक नेचर था, इसका कोई बॉयफ्रेंड वॉयफ्रेंड था नहीं इस तरह से। पर जैसे पुरुष ने रिफ्लेक्ट, अब ये बहुत ही अनऑफिशियल एग्जाम्पल है फर्स्ट ऑफ ऑल, जस्ट तुमको समझानी,
जब इन दोनों के बीच में रिलेशन हुआ, कार्तिक आर्यन जो था उसने जब इससे रिलेशनशिप एस्टेब्लिश किया, तभी तो ये अपने मोड में आ गई, है ना। पहले तो इसको लग रहा है कि भाई प्रकृति अच्छी है, कि प्रकृति ठीक है, पर प्रकृति ने जब अपने नेचर दिखाने लगे, ये नेचर है प्रकृति का, ये सब चीजें दिखाने लगी, जब एवोल्यूट्स में कन्वर्ट होने लगे, तब इसको लगा कि यार दिस इज नॉट माई काइंड ऑफ गर्ल, एंड ही डिटैचेस हिमसेल्फ फ्रॉम द व्हाट दैट एक्ट्रेस। ये क्या हो गया, एक तरह से इसने क्या करा, उसको मोक्ष की प्राप्ति हुई। इस तरह से मतलब समझने के लिए अपन बोल रहे हैं, समझ में आ रहा है? तो ये जो चीजें प्रोड्यूस कर रही है प्रकृति, जो प्रोड्यूस कर रही है, ये वर्ल्डली ऑब्जेक्ट, ये वर्ल्ड जो बन रहा है, दैट इज वन ऑफ द व्हाट, कि प्रकृति जो है ये बना रही है इस सब संसार को, तो वो खत्म हो रहा है साहब, संसार खत्म हो रहा है, प्रकृति थोड़ी ना खत्म हो रही है। समझ में आ रहा है? प्रकृति के जो इवोल्यूट्स है वो खत्म नहीं हो रहा, प्रकृति के इवोल्यूट से जो बन रहे हैं वो चीजें खत्म हो रही है। कि भाई जब बॉडी अगर खत्म होती है, मान लीजिए बॉडी खत्म होती है, तो आकाश थोड़ा ना खत्म हो जाएगा, वायु थोड़ा ना खत्म हो जाएगी, अग्नि जल पृथ्वी, इनसे बॉडी बनी है, बॉडी खत्म होगी, वो वर्ल्डली ऑब्जेक्ट खत्म होगा। समझ में आ रहा है? अभिषेक, इज दिस क्लियर? ठीक है, तो यहाँ पर ये सब चीजें जो खत्म होगा, तो इसके अंदर से ये सब चीजें थोड़ा ना खत्म हो जाएगी, आकाश वायु इनसे मिलकर बॉडी होगी। सर एक लाइन और थी जिसमें आपने कहा था कि ये जितने भी थे इन सबने वेदास की सुपीरियरिटी को माना था, कंक्लूजन, सर उसका क्या मतलब हुआ? सोल, पुरुष। अच्छा अच्छा, इन लोगों ने ये माना है कि सोल है, सबका एक हाँ। कंक्लूजन सेम था ये। हाँ, ठीक ये ठीक मतलब ऑलमोस्ट सबका सेम था, जिसको अपन ट्रेडिशनल थॉट बोला। ठीक है सर। हाँ, तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, ये आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इससे ना, इससे ज्यादा अब मैं पढ़ा दूंगा तो फिर तुम्हारा लॉस है वो, है ना। तो अपन इसके अंदर इस तरह से कहें, जैसे मैंने आपको बताया, त्रिगुणा जो स्टार्टिंग के अंदर इम्प्लिसिट फॉर्म में जब प्रकृति होती है तो वो इक्विलिब्रियम में होता है, फिर दिस मोड इज नोन एज प्रलय मोड, और धीरे धीरे जब पुरुष रिफ्लेक्ट करेगा प्रकृति के अंदर, तो ये गुणा जो होंगे उसके अंदर वाइब्रेशन होने लग जाएगा, और यहाँ पर जो होगा फिर उसको बोला जाएगा हेट्रोजीनस मोड। ठीक है, सत्व स्टार्ट वाइब्रेटिंग, इवोल्यूशन प्रोसेस स्टार्ट। ठीक है, रजस गुण स्टार्ट होगा पहले, फिर तमस होगा, फिर सत्व होगा, और फिर हेट्रोजीनस होगा, और इसके कारण क्या हो जाएगा, प्रकृति अपने इवोल्यूट्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। दिस फिनोमेना इज नोन एज व्हाट, गुणाशोभा, इसको गुणाशोभा बोला जाता है। ये भी नहीं पूछा जाएगा गुणाशोभा क्या होता है, जो बहुत ज्यादा हो जाएगा, बस ये है कि उस तरह से आपको इसके याद रखना। तो ये एक कॉन्सेप्ट है, ये एक सांख्य फिलोसफी का एक कॉन्सेप्ट है। आई होप दिस इज क्लियर, यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. एनीबडी हैज एनी डाउट, प्लीज आस्क मी। जिसको डाउट है तो प्लीज आस्क। ठीक है, तो अभी अपन यहीं तक क्लास रख रहे हैं अपनी। ठीक है, इसके बाद कल की क्लास करना, ये सारी जो षड दर्शन है तुम्हारा, ये सारा षड दर्शन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके आगे फिर अपन आगे की रिलीजन्स पढ़ेंगे, फिर हेट्रोडॉक्स सेक्ट पढ़ेंगे। हेट्रोडॉक्स सेक्ट के बाद फिर अपन गुप्ता पीरियड के टाइम पर और इनके इन सब के पीरियड के टाइम पर जो भी जो जो रिलीजन का डायमेंशन है, वो सारे डायमेंशन अपन इसके अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेस क्लास। यहाँ पर बहुत कुछ पढ़ेंगे अपन, भक्ति मूवमेंट भी पढ़ लेंगे। ठीक है, और बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे, है ना। अभी तो एक साथ जो होंगे सारे डायमेंशन के अंदर इसको कवर कर लेंगे। बस आप लोग सिर्फ पढ़ते जाओ, ठीक है, और कुछ नहीं है तुम्हारे पास। तुम जो सुन रहे हैं उसको समझकर उसको दिमाग के अंदर रखो। कोई क्रॉस क्वेश्चन आता है तो पूछो। ठीक है, अगर अर्जुन नहीं पूछते तो गीता होती नहीं। अर्जुन पहले पॉइंट में बोल देते हाँ सर मेरे को समझ में आ गया, नहीं लड़ना ना, ठीक है यार छोड़ो, लड़ना है ना, सॉरी लड़ना है ना, तो ठीक है चलो उठाओ और लड़ो, क्या फालतू में बकवास कर रहे हैं अपन इतने। पर उसने सब कुछ पूछा, इसलिए इतना बड़ा ज्ञान है। तो टीचर के पास ज्ञान है, उसको निकलवाना तुम्हारा काम है। ठीक है, पर इस वाली चीजों में मत निकलवाना, नहीं तो फिर ये बहुत बड़ा हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, मतलब जो जो काम की चीजें वो मैं बताता जाऊंगा, जो काम की नहीं है वो मैं अवॉइड करता जाऊंगा। ठीक है, इसी तरह से अपन इसको पढ़ेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेस क्लास, थैंक यू सो मच। सर पुरुष इज इक्वल टू सोल है ना? हाँ, पुरुष को 16 बोल सकते हैं। तो सर सोल भी तो इन्हीं सब ये 5 मैटर से बना है। नहीं, किसने कहा? बॉडी बना है, ओके सर, अर्थ ठीक फायर है। एयर वाटर से बॉडी बना है ना। सोल जो है वो तो परमानेंट इटर्नल है, पहले से बना हुआ है, सेल्फ कॉन्स्टेंट। ओके सर। सुना? अगर सोल इनसे बना होता तो ये तो अर्थ फायर एयर वाटर से तो जो चीजें बनी हो तो टूट जाती हैं। जैसे ये बना है अर्थ फायर एयर वाटर से मानकर चले तो टूट जाएगा। समझ में आ रहा है? तो सोल थोड़ी ना टूटेगी, वो तो खुद एक अपने आप में एक सटल रियलिटी है, दैट इज नोन एज सोल, क्योंकि फ्री इंडिपेंडेंट एब्सोल्यूटली है। ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर, दैट्स ऑल, थैंक यू।